नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 119 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक है इंक्रीज एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। जैसे कि मैंने वो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। यहाँ में जो L है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टेंस यानी इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो R है यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज क्या होगा, हमारे पास एक सर्किट होगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा जिसका कुछ इंडक्टेंस होगा और जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। और जब हम उस सर्किट को किसी एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। तो जो फ्लो करने वाली करंट है वो कैसी होगी, या वो कांस्टेंट होगी या फिर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी, उस बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड केस आएगा, जब हम बैटरी को रिमूव करेंगे, जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो वहां पर जो करंट का कट ऑफ होगा, या जो बोलते हैं जैसे स्विच ऑफ करते हैं ना अपने घर का, हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो जो करंट डिके करती है यानी ऑफ हो जाती है करंट, वो कैसे होगी, वो ग्रेजुअली ऑफ होगी या बोलते हैं या फिर एकदम से ऑफ हो जाएगी। इस बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो टॉपिक है उससे ही लग रहा है, जब करंट ऑफ हो रही होगी इन LR सर्किट, वो क्या डिके हो रही होगी, यानी एकदम से ऑफ नहीं होगी करंट, कैसे होगी, ग्रेजुअली आराम आराम से क्या होगी, ऑफ होगी। ठीक है, किसमें, इन LR सर्किट के केस में। यहां पर हम दूसरा क्या बोला, इंक्रीज इन करंट बोल रहे हैं, यानी करंट एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड नहीं करेगी। क्या करेगी, जैसे जब हम स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगी, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगी। ऐसा हमको फील आ रहा है कहां से, इस टॉपिक का नाम सुनकर। ओके, जो फील अभी हमको आ रहा है उसको क्या करते हैं, सामने से देखने की कोशिश करते हैं, यानी बोल सकते हैं इस LR सर्किट में जो करंट का फ्लो है उसे क्या करते हैं, एक विस्तार पूर्वक तरीके से देखते हैं। ओके, तो रोज की तरह क्या करो, कोएफिशिएंट निकालो और हिंट डालो, क्या, इंक्रीज एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। इसको हम एज ए क्वेश्चन में ले सकते हैं, तो कुछ ऐसे ले लो कि लेट अस कंसीडर, या फिर ये लिख देना और उसके नीचे लिखो, क्वेश्चन में लिखना, उसके नीचे हेडिंग लिखी, इसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे इसके नीचे, थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको कि यहाँ पर जो हमने यूज किए हैं वो क्या क्या चीजें हैं। लेट अस कंसीडर we have a LR circuit, here L is inductor and R is resistor, जो हमको पता है LR circuit, CIRCUIT circuit of inductance, या फिर इंडक्टर बोल सकते हैं, या फिर हैविंग इंडक्टर, ऐसे लिखो, हैविंग इंडक्टर L and resistor R and connected with a battery of constant EMF E0। ठीक है, एक बैटरी है जिसका EMF क्या है, कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, E0 है। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पर सर्किट देखने को मिल रहा है कि एक मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, लाइक दिस, ये रजिस्टर क्या है, R है, और यहीं पे मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से ये इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर को दिखाने का तरीका ये रहता है, और इसका जो इंडक्टेंस है वो कितना है, L है बोल रखा है, और यहाँ पर क्या लगा रखी है हमने, एक बैटरी लगा रखी है कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से क्या है, मेरे पास यहाँ पर बैटरी है जिसका EMF कितना बोल रखा है उन्होंने, E0 बोल रखा है, और EMF कैसा है, कांस्टेंट EMF है। और यहाँ पर एक की लगा दूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए, तो क्या लगा दी मैंने, यहाँ पर एक कोई की लगा दी यूं करके। ओके, अभी की क्या है मेरे पास, ओपन है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, और इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया ताकि मेरा सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या है, मेरा एक गिवन सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या फ्लो करानी है, मेरे को करंट फ्लो करानी है। तो करंट फ्लो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मिलाना पड़ेगा, यानी अब जो की है मेरी उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। समझ हमारी बात, सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा, यानी इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो स्विच को ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पर कनेक्ट करूंगा तो क्या करेगी, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगी। लेट्स कंसीडर वो करंट कितनी है, मेरे पास I है, यानी किसी टाइम t पर इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। तो मुझे ये बताना है कि I करंट का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सी बात है, जो करंट फ्लो कर रही है ये कैसी होगी, यानी जब इसमें करंट फ्लो करेगी वो इंक्रीज कैसे करेगी। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आया कि इंक्रीज कर रही है करंट, क्या कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है। हमने ये नहीं बोला कि करंट कितनी होगी। और जब भी हम बात करते हैं इंक्रीज होने की, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, अब करंट इंक्रीज कर रही है, आप इससे क्या फील ले रहे हो, जरा फील लेने की कोशिश करो। ठीक है, जरा फील लेने की कोशिश करो कि जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, मैं बोल रहा हूं, मेरी जो शब्दावली है वो कुछ ऐसी है कि करंट इंक्रीज कर रही है।
एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड नहीं कर रही हो, करंट धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये तो फील आ रहा है ना, टॉपिक का जो नाम है उससे यही तो फील आ रहा है। तो यहां पर हम इस तरीके की वर्णमाला का शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? हम ये नहीं बोले कि करंट आई है, हम ये क्यों बोल रहे हैं करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा इस इंडक्टर में क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। इंडक्टर में करंट फ्लो करने से ही क्या होगा, यहां पर कुछ बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा नहीं होगा? जैसे यहां पर करंट फ्लो करेगी उस करंट के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ यहां पर फ्लक्स पास करेगा, इसके जो टर्न्स है उससे जैसे ही फ्लक्स पास करेगा फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज इन फ्लक्स के कारण क्या इंड्यूस होता है, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, होता नहीं होता? एंड दैट ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ, जो क्या करता है, करंट के इंक्रीज होने का अपोज करता है नहीं करता? तो अगर ये इंडक्टर यहां पर नहीं होता, ध्यान सुनना बात को, अगर ये इंडक्टर यहां पर नहीं होता है, बोल सकते हैं इस सर्किट का कोई भी इंडक्टेंस नहीं होता, तो सीधे कौन सा लॉ लगता, ओम्स लॉ लगता, नहीं लगता? कि मेरे पास ये क्या है, रजिस्टर है, और ये यहां पर क्या लगी है मेरे पास, इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ कितना है, ई नॉट है, इसका रजिस्टेंस कितना आई है, सॉरी आर है, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। तो यहां से ई नॉट इक्वल टू कितना आता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, होता नहीं आता? तो वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू कितना आता, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर था। दिस इज कांस्टेंट करंट एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या होगी, अलग हो गई। यहां पर करंट सीधे इस वैल्यू को अटेंड नहीं करेगी। अगर ये नहीं होता, ये एल यहां पर नहीं होता, करंट सीधे इस वैल्यू क्या कर जाती, अटेंड कर जाती, होता नहीं होता? आंसर है हाँ जी होता। लेकिन जैसे मैंने यहां पर इंडक्टर लगाया, इंडक्टर के लगाते ही यहां पर क्या हो, कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इस करंट के यहां पहुंचने का, जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा करंट कहां पहुंचना चाहेगी, इस वैल्यू को अटेंड करना चाहेगी, बिकॉज दिस विल बी द मैक्सिमम करंट पॉसिबल इन दिस सर्किट। वो इस वैल्यू को अटेंड करना चाहेगी करंट। लेकिन इसका जो बैक ईएमएफ है, इस इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ है, वो क्या करेगा, करंट के यहां पहुंचने का इंक्रीज करेगा। लेकिन हमने यहां बैटरी तो लगा रखी है, तो वो फोर्स तो लगाएगी ना, उसमें वो फोर्स लगाएगी, मतलब करंट को यहां पहुंचाना चाहेगी। यहां पहुंचने में कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तभी हम यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, इंक्रीज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, करंट सीधे यहां नहीं पहुंचेगी, करंट धीरे धीरे इस बैक ईएमएफ का के अपोज को फेस करते हुए किस वैल्यू तक पहुंचेगी, इस वैल्यू तक पहुंचेगी। और वो कैसे पहुंचेगी, वही हमें क्या करना है, अभी यहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अभी हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ ये बात तो समझ में है ना, इंक्रीज की बात हम क्यों कर रहे हैं, यहां पर किस तरीके से बैक ईएमएफ यहां पर क्या करेगा, रोल अदा करेगा इस करंट को अपोज करने में। नाउ अब देखो, अगर मैं यहां पर क्या बोलूं कि यहां पर जो इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ होगा वो कितना होगा, अगर मैं बैक ईएमएफ इन एल निकालूं वो कितना होगा बताओ, बैक ईएमएफ इन एल वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम सेल्फ इंडक्टेंस, दिस विल इक्वल टू माइनस का एल डेल आई बाई डेल टी, होगा नहीं होगा? तो दिस इज माई बैक ईएमएफ, कितना होगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, माइनस का दिखा रहा है, वो क्या करेगा, करंट के चेंज होने का या फिर इंक्रीज होने का अपोज करेगा। ओके, और इसका ईएमएफ कितना है, ई नॉट है, तो ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना है, ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना है मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट, और यहां पर इसके बीच जो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या फिर इन रजिस्टर आर, पोटेंशियल ड्रॉप इन रजिस्टर आर, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर। अगर मैं ये बोलूं किसी टाइम टी पर करंट कितनी है, आई है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई आर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ कि जो मेरे पास क्या होता है, दिस ईएमएफ विल बी इक्वल टू आई आर के बराबर होगा, तो टोटल ईएमएफ कितना है, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, तो टोटल ईएमएफ कितना है, दिस ईएमएफ प्लस दिस ईएमएफ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ई नॉट एंड माइनस का एल डी आई बाई डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन आर, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू आई आर। ओके, समझ में आई बात, होता नहीं होता? अभी मैंने जो यहां पर बात की ना, तो दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, ये मेरे पास कितना है, यहाँ पर ई नॉट है, ये कितना है, आर है। अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही है तो टोटल ईएमएफ ई नॉट इक्वल टू कितना होता है, आई आर, और अभी यहाँ पर टोटल ईएमएफ की जो एक और ईएमएफ यहाँ पर इंक्लूड हो गया, दैट इज बैक ईएमएफ, तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी भी आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई आर। तो इस सेंस में मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरे पास निकल के आ रखी है, एंड से इट इज समीकरण क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ व्हाट वी कैन राइट, एक काम करो, इस ई नॉट को यहां से उठाकर कहां ले जाओ,
इधर ले जाओ, बिकॉज अवर ई नॉट इज कॉन्स्टेंट, हमारा जो ई नॉट है वो क्या है, मेरा कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आई आर, और ये माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर इस माइनस को यहाँ से मैं हटाऊँ तो दिस विल बी इक्वल टू एल एंड इन टू कितना आ जाएगा, डी आई बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आई आर आ गया, कितना आ जाएगा, ई नॉट माइनस आई आर आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम हियर दिस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक काम करो यहाँ से r कॉमन ले लो, तो अगर r में यहाँ से कॉमन लूंगा अंदर कितना बच जाएगा, दिस इज ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, माइनस का कितना आ गया यहाँ पर आई आ गया, आया नहीं आया, आंसर है हाजी आया, कितना आया, ई नॉट डिवाइडेड बाई आई आर माइनस का आई। ओके, एक काम करो इस l को भी इधर ले जाओ, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, दिस इज डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये r अपॉन एल आया, एंड इनटू कितना आ गया, ये ई नॉट, और अपॉन कितना आया आर, और माइनस कितना आ गया, ये आई आ गया। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है हमको, थोड़ा बहुत फील आ रही है इंटीग्रेशन की, क्योंकि आई निकालना ना हमको। तो एक काम करो इसको नीचे ले आओ और इस डी टी को इधर ले जाओ, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 1 डिवाइडेड बाई दिस इज ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, एंड माइनस का 1, और इनटू कितना आ जाएगा, ये डी आई आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू आर अपॉन एल, और इनटू कितना आ गया, ये डी इंटू टी आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ना मुझे करंट चाहिए, तो क्या कर दो, सिंपल इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई दिस इज एप्सिलॉन सॉरी ई नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस का आई, एंड इनटू कितना आ गया, ये डी आई, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज आर डिवाइडेड बाई एल, और इनटू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, प्लस कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन का कुछ कांस्टेंट सी आएगा, ये फाइंड करना पड़ेगा हमको कि सी की वैल्यू कितनी होगी करके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इसको आप टी मानोगे कुछ, तो 1/t आ जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, सिंपल कर दे इसको हम, और यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का एल एन, और अंदर कितना बच जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस का आई, ये कुछ आया। देखो मैंने यहाँ पर एक स्टेप शॉर्ट मार दिया। ठीक है, नाराज तो नहीं हो, आई होप नाराजगी कोई यहाँ पर बात तो है नहीं, बिकॉज सिंपल सी बात है, क्लास 12 से करते हुए आ रहे हैं कि 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल एन टी होता है, और ये माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि जब इसको t मानोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का डी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस इसकी वजह से आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर अपॉन एल, और इनटू कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ओके ना, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है, तो बाउंड्री कंडीशन निकाल दो, लगा दोगे। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 जो मेरे पास करंट है इस सर्किट में वो कितनी है, 0 है। तो एट टी इक्वल टू 0 जो करंट आई है वो भी कितनी है, मेरी 0 है। एट टी इक्वल टू 0 करंट आई इज 0, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आया, माइनस का एल एन, दिस इज एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में कितना आ गया, आर आ गया, और ये 0 रखा तो 0 हो जाएगा ये, तो दिस इज इक्वल टू, एंड दिस वन इज 0, एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो c इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस इज माइनस का एल एन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर आ गया, उठाए कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास माइनस का एल एन सॉरी एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ई नॉट है यहाँ, ई नॉट माइनस का आई, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस इज आर डिवाइडेड बाई एल, और इनटू कितना आया, टी आया, एंड माइनस का एल एन दिस इज एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में कितना आ गया, ये आर आ गया। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे कोई दिमाग लगाने वाली, बहुत खतरनाक दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक काम करो, जो लॉग वाली चीजें हैं उन सबको एक साथ ले आओ, तो इसको इधर ले आओ उधर वाले को, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको इधर ले आएंगे हम, तो दिस विल बी इक्वल टू एल एन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में कितना आ गया, ये आर आ गया, एंड दिस इज माइनस कितना हो जाएगा, दिस वन इज एल एन, तो दिस इज ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, जो मैं एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूँ वो ई नॉट को ही बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आर अपॉन एल, और इनटू कितना आ गया, ये टी आ गया, ठीक है। एक काम को थोड़ा करो, इसको यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये एल एन, और अंदर कितना बच गया, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में कितना आया आर, एंड माइनस का आई, फिर माइनस का एल एन ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इधर भेज दिया मैंने, तो माइनस का आर अपॉन एल, और इनटू कितना आ गया, ये टी आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये एल एन ई नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस का आई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना सिंपल, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट पूरे में होगा, ठीक है।
एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, अब यहां पर बेस में कितना है, एल एन, मतलब लॉग बेस ई है ना। ठीक है, लॉग बेस ई होगा तो अगर यहां से मैं क्या लिखूंगा, दिस इज ई नॉट डिवाइडेड बाई आर एंड माइनस का आई डिवाइड में कितना आ गया, ये ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, तो दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना बच गया, टी बच गया। ठीक है, ये ई कहां से आया, बिकॉज यहां क्या था, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर बेस में जो है वो बेस के पावर में चले जाता है, जो इस साइड होगा, जो राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, ये सिंपल सी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप सबको पता है। तो ये एक बार क्या हो जाएगा, यहां से इसके नीचे ये आएगा, मतलब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो कितना आ गया, ये 1 माइनस का आई एंड अपॉन दिस इज ई नॉट डिवाइड में कितना आया, आर आया, तो दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। ओके, तो मुझे चाहिए क्या, आई चाहिए, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, आई आर अपॉन ई नॉट, क्योंकि आर को ऊपर ले गया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा, तो इसको ऐसे लिखता हूँ, ये माइनस की वजह से कितना हो जाएगा, ये या फिर इसको एक बार लिख ही देते हैं, ये माइनस है इधर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का ई की पावर कितना आया, माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को उधर ले जाओ तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर इस सी थोड़ा अंदर लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो प्लस सी इधर है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज आई आर अपॉन कितना आ गया, ये अब साइन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, तो आई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना है यहाँ पर, दिस आई इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई कितना आया, आर आया, और अंदर कितना बच गया, ये 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। तो दिस इज माई करंट एट टाइम टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई टी इक्वल टू, यानी करंट इन एल आर सर्किट एट टाइम टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो करंट का वेरिएशन होगा इन दिस सर्किट वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा विथ टाइम, टाइम के साथ मुझे करंट इस तरीके से देखने को मिलेगी, यानी ई की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल के साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब यहां पर कुछ चीजें देखो, इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, क्योंकि इक्वेशन 1 हो गया था ना, इसे क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब यहां पर ये जो मेरे पास जो है, ये ई नॉट डिवाइडेड बाय आर है, ये क्या है बता सकते हो आप, दिस ई नॉट डिवाइडेड बाय आर इज ए मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, जो मैक्सिमम करंट इन द सर्किट कब होगी, मतलब मैक्सिमम, अगर मेरे पास ई नॉट ईएमएफ का एक बैटरी लगा रखी है और उस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब हो सकती है, जब यहां पर मतलब कितनी होगी, मतलब अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर होगी। ठीक है, तो सिंस कुछ चीजें मिटानी पड़ेगी मेरे को, ये मिटा दूं, ये मिटाते हैं। ठीक है, इफ इंडक्टेंस एल इज जीरो, ऐसा लिख के चलो, इसके नीचे लिखना इफ एल इज जीरो, एल इक्वल टू जीरो, देन जो एल है वो है ही नहीं इधर, एल की वैल्यू कितनी है, जीरो है। वैसे ऐसा होता नहीं है, हर सर्किट का कुछ ना कुछ क्या होता है, इंडक्टेंस होता ही होता है। ओके, तो इफ एल इक्वल टू जीरो, तो यहां मेरे पास देन करंट विल बी मैक्सिमम, देन करंट विल बी मैक्सिमम, एंड दैट इज आई मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, तो आई मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट डिवाइड में कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी अवर आई मैक्स। तो नाउ इक्वेशन 1 विल बी, सॉरी इक्वेशन 2 विल बी मॉडिफाई एज, तो आई टी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आई मैक्स इंटू दिस इज 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ करंट विल इंक्रीज विथ टाइम टी। टाइम के साथ करंट क्या करेगी, इस तरीके से क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी। ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ से हमको क्या होगा, अच्छी फीलिंग आएगी कि करंट कैसे इंक्रीज कर रही है एक्चुअल में। ओके, तो देखो देखो, अगर मैं यहां पर
करंट और टाइम के बीच क्या करो, एक ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, करंट और टाइम के बीच ग्राफ। ओके, तो अज्यूम कर लो कि दिस इज करंट एक्सेस एंड दिस वन इज टाइम एक्सेस। ठीक है, इसमें क्या है, मेरा टाइम t है और इसमें मेरे पास करंट कितनी है, it है। ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर सिर्फ क्या होता, रजिस्टर होता, तो स्विच ऑन करते ही करंट की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर होती, यानी मैक्सिमम करंट होती। लेट अस से दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो माना ये जो पॉइंट है यहां पर, ये क्या है मेरे पास, ई मैक्स इक्वल टू कितना है, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर है कहां पर, इस पॉइंट पर। अगर मेरे पास क्या होता, ध्यान सुनना बात को, अगर मेरे पास जो इंडक्टेंस होता कितना होता, 0 होता, तो स्विच ऑन करते ही, जैसे मैं स्विच को ऑन करता, या बोल सकते हैं जैसे मैं सर्किट को क्लोज करता, सर्किट के क्लोज होते ही जो फ्लो करने वाली करंट होती वो क्या होती, मैक्सिमम होती, क्योंकि वहां पर अपोज करने वाला मैक्सिमम बैक ईएमएफ वाली कोई भी चीज तो है नहीं, क्योंकि इंडक्टेंस ही नहीं है, इंडक्टर ही नहीं है, तो बैक ईएमएफ आएगा ही नहीं। बैक ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट जो होगी सीधे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगी। स्विच ऑन करते ही, देयर इज नो टाइम लैग, स्विच ऑन करते ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगी, और उस केस में जो मेरे पास करंट और टाइम के बीच ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ये ग्राफ आएगा। दिस इज द ग्राफ, डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, दिस इज द ग्राफ फॉर ओनली आर सर्किट। अगर मेरे पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो, जो कि एक प्रैक्टिकल केस नहीं है, अगर मेरे पास सर्किट में सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो, तो मेरे पास जो करंट का ग्राफ आएगा वो टाइम के साथ ऐसा आएगा, यानी अपनी मैक्सिमम वैल्यू स्विच ऑन करते ही टाइम t इक्वल टू 0 पर जैसे स्विच ऑन करूंगा मैं, उसी टाइम पर क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगी। लेकिन अभी तो हमारे पास क्या है, इसमें कुछ ना कुछ इंडक्टर है, कुछ ना कुछ क्या है, इसमें इंडक्टेंस है। इसका इंडक्टेंस होते ही यहां पर क्या आएगा, बैक ईएमएफ अपना रोल अदा करेगा, यानी वो करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा। तो एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तब करंट कितनी होगी, देखो 0 होगी, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर करंट कितनी होगी, 0 होगी। अब जैसे मैं टाइम को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे मैं क्या करूंगा, टाइम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, टाइम को आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, मैं टी की वैल्यू को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। माना टी की वैल्यू 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं टी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट है, वो क्या करेगा, देखो अगर मैं ऐसा लिखूं इसको कि आई टी इज इक्वल टू आई मैक्स, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये आई मैक्स इंटू ई की पावर माइनस का आर एल इंटू टी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इंटू टी। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में, क्योंकि नेगेटिव है ना, ऊपर पावर में कितना है, माइनस है, तो ई की पावर माइनस का आर एल और इंटू टी ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसा लिखता नहीं सकता क्योंकि ये ऊपर माइनस है, इसको मैं नीचे ले गया। ओके, ये बात समझ में आई आपको ना। और जो ई की वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है, 2.7 के अबाउट होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये जो मेरे पास ये क्या बोल रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर नीचे कितना है, 0 है, तो करंट कितनी है, 0 है, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं क्या करूंगा, टाइम को बढ़ाऊंगा, माना मेरा टाइम क्या हुआ, 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड टाइम होते ही क्या होगा, अगर L नहीं होता तो कितनी करंट फ्लो करती, आई मैक्सिमम करंट फ्लो करती, ठीक, करती नहीं करती, आंसर आज ही करती। लेकिन अभी यहां पर L है तो इसका इफेक्ट भी आएगा। देखो माना यहां पर t की जगह 1 पुट करो तो e की पावर कितना आ जाएगा, L अपॉन R आएगा, यानी यहां पर एक ऐसा टर्म आएगा जिस टर्म की वजह से करंट क्या होगी, जो आई मैक्सिमम है उससे क्या होगी, कम होगी, होगी नहीं होगी। माना अभी करंट कितनी है, इतनी है, मान लिया एट t इक्वल टू 1 सेकंड पर करंट कितनी है, इतनी है, ये करंट है, ठीक है। दिस इज करंट एट t इक्वल टू 1 सेकंड, कुछ यहां पर थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ठीक है। दिस इज द करंट एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड पर करंट कितनी है मेरे पास, इतनी है। नाउ जैसे मैं क्या करूंगा, टाइम को बढ़ाऊंगा, टाइम को मैंने 2 सेकंड किया, तो यहां पर टाइम 2 सेकंड करते ही ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही ये टर्म बढ़ेगा, ये टोटल जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टोटल टर्म डिक्रीज होगा तो जिसमें से माइनस, जो चीज माइनस हो रही थी वो क्या होगी, कम होगी। जो चीज माइनस हो रही थी अगर वो कम है तो ये चीज तो कांस्टेंट है ना, ये चीज कांस्टेंट है, और जो चीज माइनस हो रही थी वो कम है, तो जो टोटल इफेक्ट होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी आई टी की वैल्यू एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर माना कितनी होगी, कुछ इतनी होगी, ठीक है। एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर जो मेरे पास करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, इतनी होगी। मैंने फिर टाइम को बढ़ाया, मैंने टाइम को आप कितना कर दिया है, 3 सेकंड कर दिया, ठीक है। माना मैंने टाइम को 3 सेकंड किया, तो 3 सेकंड टाइम करते हुए जो इसका नीचे और हर है, हर इंक्रीज किया, क्योंकि e की पावर समथिंग आएगा, तो e की पावर 3 क्या होगा, e की पावर 2 से ज्यादा है, तो ये चीज बढ़ गई पिछले वाले के मुकाबले। अगर ये चीज बढ़ी नीचे वाली
तो जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इससे हम भाग दे रहे हैं इसमें। ये टोटल डिक्रीज होगा तो ये जो टोटल है ये इंक्रीज कर देगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। तो इसमें जो माइनस हो रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। जो माइनस हो रहा है वो कम हो गया, तो ये क्या करेगा, और इंक्रीज कर जाएगा। यानी थोड़ा और अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा, मैंने t इक्वल टू 3 सेकंड पर, ये कितना हो गया, अज्यूम कर लो, ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई कुछ इस तरीके से, एट t इक्वल टू 3 सेकंड। फिर मैंने और बढ़ाया, टाइम बढ़ाया, ये कुछ यहाँ पहुँच गया करंट मेरी, मैंने फिर और टाइम बढ़ाया, करंट कहाँ पहुँच गई, कहीं यहाँ पहुँच गई, फिर मैंने और टाइम बढ़ाया, फिर यहाँ पहुँच गई, और एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर करंट क्या होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर गई, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करके एक ऐसा टाइम आया, ठीक है। और उसके बाद तो ऊपर करंट बढ़ नहीं सकती, उसके बाद करंट क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इन दिस वे करंट विल इंक्रीज इन एलआर सर्किट। जो एलआर सर्किट है उसमें करंट कुछ इस तरीके से क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है। तो इन सारे डॉट को मिला दो, ये जो ग्राफ है ये इसी का निकल के आया, मतलब किसका निकल के आया, कि इन विच वे करंट विल इंक्रीज इन एलआर सर्किट। तो इस तरीके से क्या करेगी, हमारी करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बात आई समझ में, ठीक है। तो दिस इज द वे। और एक्चुअल में अगर आइडल केस की बात करें, जो मेरे पास ये टर्म जीरो कब होगा, जब नीचे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तभी तो मैक्सिमम को, तभी तो क्या होगा, यहाँ पर ये करंट मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी ना। ये कब होगा, जब ये टर्म जीरो हो जाएगा। और ये टर्म जीरो कब होगा, जब t की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। यानी एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ऐसा केस मुझे देखने को मिलेगा। ये यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, जो मुझे यहां पर माना 5 सेकंड 10 सेकंड यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यानी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर गया। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पता नहीं कब आएगा। यानी बहुत ऐसा प्रैक्टिकली देख पाना बहुत मुश्किल है कि किसी एलआर सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है। तभी हम क्या बात कर रहे हैं, तभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, यानी सैचुरेशन का जो सिचुएशन है, यानी मैक्सिमम करंट की जो सिचुएशन है, वो कब देखने को मिलेगी, जब टी की वैल्यू कितनी होगी, हमारी इन्फिनिटी होगी। टी की वैल्यू इन्फिनिटी होने से ये हर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आई मैक्सिमम अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तब उस केस में जो फ्लो करने वाली करंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और वो केस मुझे कब देखने को मिलेगा, जब समय कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अनंत समय कब होगा, हमें पता है नहीं, ठीक है, क्योंकि अनंत समय के बारे में क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो इन एलआर सर्किट जो आई मैक्सिमम है उसे प्राप्त करना या फिर उसे अटेंड करना प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ हम बोलें कि कब पॉसिबल है, जब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और ये जो सिचुएशन है कि वो मैक्सिमम करंट को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रहा है, ये सिचुएशन हमें कब देखने को मिलेगी, एक अनंत समय के बाद देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आई आपको। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट या फिर इंक्रीज इन करंट इन एलआर सर्किट। तो इस तरीके से क्या करती है, हमारी करंट एलआर सर्किट में इंक्रीज करती है। तो इन सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। आप वैसे ही बनाना। ये बात समझ में आई आपको। अगर ये बात समझ में आई, अब यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहां पर टाइम क्या बोला, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ऐसे में क्या बोल रहा हूं, टाइम बोल रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में हम टाइम को यहां पर एक टाइम को डिफाइन करने के लिए, यानी किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हम यहां पर टाइम को देखेंगे, उसे डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंड दैट टर्म इज टाइम कांस्टेंट। तो हिंट डालो यहां पर, क्या, टाइम कांस्टेंट। इसी के नीचे एक हेडिंग आएगी, क्या, टाइम कांस्टेंट। कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट इन केस ऑफ इंक्रीज इन करंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, TANT, ओके। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, देखो, इट इज डिफाइन एज, ऐसे लिख के चलो, इट इज फॉर एलआर सर्किट, फॉर एलआर सर्किट टाइम कांस्टेंट इज डिफाइन एज टाउ इक्वल टू, अब देखो कहां से डिफाइन करेंगे, इधर से। ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है ना, यहां पर क्या है, जो इसके पावर में है, ई की पावर में क्या है, R अपॉन L है, जो इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। R अपॉन L का रेसिप्रोकल मतलब L अपॉन R, वही क्या होता है, हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, नहीं L अपॉन R। द टाइम कांस्टेंट इज L अपॉन R, ठीक है। अब टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम, किस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट बोलेंगे, फिर अब कोई ना कोई तो पर्टिकुलर टाइम होगा ना, कोई ना कोई क्या होगी, उसकी फिक्स वैल्यू होगी कि इस टाइम को हम क्या बोल देंगे, टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। तो वो निकाल देंगे हम यहां से। एक काम करो कि एट टाइम t इक्वल टू इतने पर, एट टाइम कांस्टेंट व्हेन t इक्वल टू टाउ, यानी t किसके बराबर होगा, टाउ के बराबर होगा, देन तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देन करंट it इक्वल टू, देन करंट it इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये
आई मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस का एल आर अपॉन एल और इंटू टाउ, और टाउ की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर एल अपॉन आर है। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, और ई की पावर -1 बच गया यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे पास आई टी इक्वल टू कितना आ गया, आई मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर -1 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास आई टी इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई बच गया। ठीक है, ये सॉल्व कर दो और ई की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 2.7 होती है। तो यहाँ से मेरे पास आई टी इक्वल टू आ गया क्या, आई मैक्स इंटू 1 ई -1 और अपॉन कितना आ गया, ई आ गया। वैल्यू पुट करो ई की, तो दिस इज इक्वल टू, तो आई टी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज आई मैक्स इंटू दिस इज 2.7 -1 और अपॉन कितना आ गया ये 2.7 एंड दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0.63। कितना आता है ये 0.63 आता है लगभग, मेरे ख्याल से कितना आता है 0.6, सॉल्व कर लेना कितना आएगा 0.63 एंड दिस विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आई टी इक्वल टू कितना आ गया 63% ऑफ आई मैक्स। यानी जिस टाइम पर एल आर सर्किट में फ्लो करने वाली करंट मैक्सिमम करंट की 63% हो जाती है, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख के चलो, लिखो कॉलम में लिखो, इतना लिख देना, इसके नीचे लिखो टाइम कांस्टेंट, लिखा सॉरी, उसके नीचे लिखो टाइम कांस्टेंट इज ए टाइम एट विच करंट इन एल आर सर्किट इज 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। ठीक है, समझ में आई बात। तो दिस ये क्या हो गया मेरा यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज द पॉइंट एल अपॉन आर, ये क्या है मेरे पास एल अपॉन आर है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एल अपॉन आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर थ्राइस ऑफ एल अपॉन आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 ऑफ एल अपॉन आर हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पर जो करंट मेरे को देखने को मिलेगी ये कितनी होगी 63% ऑफ मैक्सिमम करंट होगी। ओके, तो दिस इज आई मैक्स एंड एट हियर जो करंट है मेरे पास I इक्वल टू दिस इज 63% ऑफ आई मैक्स इस पॉइंट पर। ओके, समझ में आई बात। तो दिस इज आवर टाइम कांस्टेंट, लिख दिया डेफिनेशन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज इन करंट इन एल आर सर्किट। ठीक है, फील आ रही बात, थोड़ा बहुत फील आ रही ना। ओके, अगर फील आ रही है, अब क्या करते हैं इसमें डिक्रीज इन करंट देखते हैं। यानी जब हमने क्या किया, अभी तो करंट क्या कर रही है, माना वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर चुकी है करंट। ठीक है, वैसे तो करेगी नहीं क्योंकि इन्फिनिटी टाइम के बाद वो करेगी। माना थोड़ी देर मान लो कि वो करंट इसमें फ्लो कर रही है, वो कितनी है अभी आई नॉट डिवाइडेड बाय आर है, यानी अपनी वो ई नॉट डिवाइडेड बाय आर है, यानी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर चुकी है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस स्विच को ओपन कर दूंगा, यानी इसको बंद कर दिया मैंने, स्विच को क्या कर दिया मैंने बंद कर दिया। स्विच को मैंने जैसे ही बंद किया, यानी इसको ऐसा कर दिया, ऐसे बंद करके मैंने ये जोड़ दिया, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट करना है। यहां से हटाया मैंने, क्या जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, तो उसमें अब भी करंट फ्लो करेगी, हाँ जी करेगी। अब देखो, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहां पर इंडक्टर नहीं होता, अगर इंडक्टर नहीं होता तो इंडक्टर ना होने से जैसे मैं करंट को ऑफ करता, जैसे मैं यहां से स्विच को हटाता, वैसे करंट कितनी हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन यहां पर क्या लगा है, इंडक्टर लगा है, और इंडक्टर में क्या होता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रखा है, नहीं हो रखा है, आंसर हाजी हो रखा है। तो इस केस में जैसे मैं स्विच को ऑफ करूंगा, स्विच को ऑफ करते ही यहां पर बैक ईएमएफ क्या करेगा, कुछ न कुछ रोल अदा करेगा, और उसी रोल की वजह से यहां पर जो करंट एकदम से 0 नहीं हो जाती, वो क्या करती है, ग्रेजुअली डिके करती है। तभी हम क्या बोलते हैं यहां पर, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट बोलते हैं ना। वो किस तरीके से डिके करेगी, वो क्या करेंगे अब हम यहां पर देखेंगे। तो मैं इसमें ऐसे लिखो, हैशटैग बना के लिखना डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, और उसके नीचे ये डायग्राम बनाओ, ये वाला ऐसे टूटा हुआ। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाओ, यानी हमने सर्किट क्या कर दिया, अलग कर दिया यहां से। ओके, तो डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। लिखा डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, प्रॉब्लम मिटाता हूं।
decay of current in LR सर्किट। ओके देखो ये मेरे पास क्या है, एलआर सर्किट है। पहले ये चार्ज था, फुल चार्ज था, यानी इसमें जो फ्लो करने वाली करंट थी वो कितनी थी, आई मैक्स इक्वल टू कितनी थी मेरे पास, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर थी। ठीक है, ऐसा कोई करंट फ्लो कर रही थी इसमें। अब मैंने जैसे ही इतनी करंट को हम रीच किए, मैंने क्या कर दिया, यहां से स्विच को ऑफ कर दिया, यानी मेरा जो कुंजी है उसको मैंने ओपन कर दिया। सर्किट क्या हो गया, मेरा ओपन हो गया। सर्किट ओपन होते ही अगर ये मेरे पास एक केवल आर सर्किट होता, केवल उसका रेजिस्टेंस होता, तो करंट कितनी हो जाती, जीरो हो जाती। लेकिन यहां पर अभी क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर भी लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। जो बैक ईएमएफ है वो यहां पर कुछ ना कुछ क्या करेगा, रोल अदा करेगा, और उस रोल की वजह से यहां पर जो करंट का डिके होगा वो इंस्टेंट डिके नहीं होगा, वो कैसा होगा, एक यहां पर ग्रेजुअली इस तरीके से डिके होगा। और वो किस तरीके का डिके मुझे देखने को मिलेगा, वही हम क्या करेंगे, आज यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहां पर देखो, अब सर्किट मेरे पास सिर्फ इतना है, ये नीचे वाला तो हट गया, ये प्लेस से हट गया। अब सर्किट कितना है मेरे पास, सिर्फ इतना है। और ये मेरे पास यहां पर ये क्या है, दिस इज ईएमएफ, ये क्या इंड्यूस कर रहा है, ईएमएफ, और यहां क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर कितना करंट डिके किया, सॉरी यहां पर ईएमएफ कितना है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। एंड दिस ईएमएफ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द दिस रेजिस्टर आर, सॉरी हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टर आर, तो दिस विल बी इक्वल टू आई आर, होगा नहीं होगा। ठीक है, ईएमएफ इक्वल टू कितना आ गया, आई आर आ गया। ओके, तो सिंपल सी चीज है, आप आर निकाल दो यहां पर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये इधर आया, तो ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का आर अपॉन एल, और इंटू कितना आ गया, आई आ गया। इस आई को इधर ले आओ, तो दिस इज 1/i, और इंटू कितना आ गया, ये डी आई आ गया, एंड माइनस का आर अपॉन एल, और इंटू कितना आ गया, ये डी टी आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया, देखो इंटीग्रेशन 1/i, और इंटू कितना आ गया, डी आई आया, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का आर और अपॉन एल, और इंटू कितना आ गया, ये डी टी आया। इंटीग्रेट करो तो ये कितना आ जाएगा, एल एन आई आ जाएगा इसका, एल एन आई इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल और इंटू टी, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर, ये सी आ गया। ठीक है, ना बाउंड्री कंडीशन लगा दो, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो जो मेरे पास करंट है वो कितनी है, मैक्सिमम है, करंट आई इक्वल टू आई मैक्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जीरो को किस टाइम को ले रहा हूँ, जिस टाइम पर मेरे ये कुंजी हटाई, या बोलते हैं स्विच को मैंने ऑफ किया, स्विच ऑफ करने वाले टाइम को मैंने क्या बोला, टाइम टी इक्वल टू जीरो बोला। ये बात समझ में आई आपके। ठीक है, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वी हैव दिस सिचुएशन, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया है, एट दिस पॉइंट द आई इक्वल टू आई मैक्स, तो मेरे पास दिस इज एल आई मैक्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो उठा के यहाँ पुट कर दो, तो दिस इज एल एन आई इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल और इंटू टी, और फिर प्लस कितना आ गया, एल एन, दिस इज आई मैक्स, ऐसा कुछ आया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो दिस इज एल एन आई माइनस कितना आया, एल एन आई मैक्स इज इक्वल टू माइनस का आर एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया, तो दिस इज एल एन आई अपॉन कितना आ जाएगा, ये आई मैक्स आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आई अपॉन आई मैक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, ये टी आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसे मैं आई निकालूंगा करंट एट एनी टाइम टी, तो दिस विल बी इक्वल टू आई मैक्स इंटू कितना आ गया, ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल और इंटू कितना आ गया, टी आ गया। दिस इज द वे इन विच करंट विल डिक्रीज इन LR circuit when we switch off our circuit. Okay, and we can see that it is decreasing exponentially. ये किसके साथ, e की पावर माइनस आर एल अपॉन टी के साथ क्या कर रही है, नीचे को डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहां पर किसके बीच, आई और टाइम टी के बीच। अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई मैक्स के बराबर होगी। लेट अस से दिस इज माई आई मैक्स, तो ये जो वैल्यू है कौन सी है, आई मैक्स की है, यानी ई नॉट डिवाइडेड बाय आर है। इसके बाद जैसे मैं टाइम को आगे बढ़ाऊंगा, टाइम को आगे बढ़ाते ही वो ई की पावर माइनस
आर अपॉन एल इंटू टी के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो जो एक्सपोनेंशियली क्या करेगी, डिके करेगा, और कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा लाइक दिस। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ करंट। ठीक, कैसे डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो इस तरीके से करंट इन एलआर सर्किट क्या करेगी, हमारी डिके करेगी। ओके, समझ में आई बात। ना यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, तो यहां पर टाइम कांस्टेंट, अगेन टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन आर हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर, तो एट एल अपॉन आर जो मेरे पास करंट आई होगी वो कितनी होगी, करंट आई विल बी कितना आ जाएगा, ये आई मैक्स इंटू ई की पावर -1, क्योंकि टाउ की जो कितना टी की जो कितना पुट करोगे, एल अपॉन आर, यानी एट कहां पर, टाइम कांस्टेंट टाउ, तो टी की जगह टाउ और टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगा, एल अपॉन आर, तो ई की पावर -1। तो यहां से आई इक्वल टू कितना आ गया, ये आई मैक्स इंटू 1/2.7, ये 10/27 आ गया। तो यहां से मेरे पास आई इक्वल टू आ गया कितना, आई मैक्स इंटू 10/27 की वैल्यू कितनी होती है, तो 27 डिवाइडेड बाई कितना आया, 10, पॉइंट लगाया कितना आया, 100, तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 बार या फिर 8 को 24, 4 बार नहीं जाएगा, कितनी बार, 3 बार, 7 यानी 21 की 1 हासिल लगो 2, 7 यानी 21 हासिल लगो 2, 3 6 7 8, कितना आ गया, 81 आ गए, और 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, 19, फिर यहाँ पर ये कुछ कितना आ गया, 4 बार, 7 को 28 के 8 हासिल लगो 2, या फिर 7 4 7 बार 37, कुछ 0.37 आ गया, कितना आ गया 0.37। तो यहाँ से मेरे पास i इक्वल टू कितना आ गया, 37% ऑफ आई मैक्स, यानी इन केस ऑफ डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट जो टाइम कांस्टेंट हो कैसे डिफाइन होगा कि एट टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर जो मेरे पास करंट होगी वो मैक्सिमम करंट की सिर्फ 37% ही बची रहेगी। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है कि टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से मेरी बात को जितना रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा। अगर टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा तो डिके ऑफ करंट उतना क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहां पर जो मेरे पास ग्राफ बना हुआ है इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे बनाऊं ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी इस तरीके से ये ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा, या बोलते हैं ज्यादा हम प्रिसाइज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो भी अच्छा था। ठीक, ओके, कुछ इस तरीके से, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम पर वो सिर्फ उसका 37% बच जा रही है करंट की, मैक्सिमम करंट की। लेट अस से दिस इज, माना ये जो टाइम है वो कौन सा है, एल अपॉन आर है और यहां पर क्या है, दिस इज 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। यानी अगर आर की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, उसका टाइम टाइम कांस्टेंट क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर टाइम कांस्टेंट बहुत कम होगा जो मेरे पास डिके ऑफ करंट होगा बहुत फास्ट होगा, होगा नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, बहुत हाई है, अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस होने से टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट बहुत कम होगा तो डिके ऑफ करंट होगा, क्योंकि एट इतने टाइम में, यानी टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में करंट कितनी डिक्रीज हो जाती है, सिर्फ उतनी बचती है कि उसके मैक्सिमम करंट के सिर्फ 37% बचती है। अगर मेरे पास 100 एम्पीयर करंट है तो एकदम से कितने डिके हो जाती है, 37 एम्पीयर हो जाती है, मतलब उतना क्या कर जाती है, डिके कर जाती है। कि कितने टाइम में, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम में। तो टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतना फास्ट डिके ऑफ करंट होगा। अगर फास्ट डिके ऑफ करंट हो रहा है, आपने देखा होगा जैसे आप स्विच को ऑफ करते हो, कभी कभी स्विच में क्या होती है, स्पार्किंग होती है, होती नहीं होती है। और स्पार्किंग कब होती है, जब करंट एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी, ऐसा होता है। ठीक है, कभी कभी आप देखना, आप स्विच को ऑफ करते हो तो एकदम से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। ठीक है, वो चिंगारी क्यों निकलती है, क्योंकि उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। रेजिस्टेंस बहुत हाई है, टाइम कांस्टेंट बहुत कम है। टाइम कांस्टेंट बहुत कम है, इसकी वजह से वहां पर जो डिक्रीज ऑफ करंट या फिर डिके ऑफ करंट है वो बहुत फास्ट होता है। डिके ऑफ करंट बहुत फास्ट होने से वहां पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है ना। अब इस स्पार्किंग को ना होने के लिए, अगर स्पार्किंग ना हो, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा टाइम कांस्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट बढ़ाने के लिए हमें एल की वैल्यू, यानी सर्किट का इंडक्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर सर्किट का इंडक्टेंस बढ़ाया तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा,
टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा तो उसको 37% डिक्रीज करने के लिए या 37% में आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो करंट आराम से करेगी, डिके करेगी और वहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगी। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो कभी कभी हमारे घर में स्पार्किंग होती है वो इसी वजह से होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट हो गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और एक बहुत अच्छा टॉपिक था। क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है कभी कभी ये सीधे ग्राफ दिया होता है, आपको पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा डीके वाला ग्राफ है, या फिर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एल और आर दिया होगा आपको, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, छोटे मोटे एग्जाम में। ओके, हाँ, बड़े एग्जाम में जैसे जैम, गेट, नेट, उनमें आपको ये पूछेगा कि इनमें से कि डीके के लिए फॉर्मूला कौन सा है, यानी डीके के लिए किस तरीके से डीके करेगी। ओके, वहां पर बीच में कहीं प्लस लगा देगा, वो यहाँ पर प्लस कर देगा, दूसरे ऑप्शन में यहाँ माइनस कर देगा। ठीक है, वो चेंज करता रहेगा, वो उसका दिमाग है। ठीक, आपको क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि मतलब ऐसे डीके करता है और इस तरीके से क्या होता है, ये ड्राइव होता है। ड्राइव करने के लिए कहाँ आएगा, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा जो मैग्नेटोस्टेट था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर कुछ भी बचा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पर बचा हुआ है, मैंने सारा कवर करने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, और बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि पूरा कंटेंट मैं अब भी कर रहा हूँ ग्रिफिथ बुक से है, और ग्रिफिथ बुक के बराबर बेस्ट बुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आज तक तो बनी नहीं है। ठीक, बेस्ट बुक है और उससे मेरा सारा कंटेंट है। आप समझ सकते हो कि इस कंटेंट की रिचनेस कितनी ज़्यादा है। अगर ये कंटेंट ना रिच है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस टाइप के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें और कुछ उनको मोटिवेशन मिले, वो फिजिक्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट से अपनी लाइफ में कहीं पर भी जाएं और अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, आप किसी इंसान, कभी कभी होता है ना, मैं एक चीज़ देखता हूँ, जैसे कोई एक ब्लॉगर है, वो रोज़ ब्लॉग करता है। ठीक, एक बच्चा है, उससे मोटिवेट होता है। अब यहाँ पर उसका मोटिवेट होने का तरीका क्या रहता है, मैक्सिमम टाइम गलत रहता है। वो उस ब्लॉगर से मोटिवेट होके ब्लॉगर बनना स्टार्ट कर देता है अपनी पढ़ाई छोड़कर। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना, उससे मोटिवेट होना चाहिए उसके काम से, कि वो अपने काम को कितना आवर दे रहा है। माना एक ब्लॉगर है, वो 100 दिन में 100 वीडियो निकाल रहा है, तो वो क्या है, उसका हार्डवर्क है। अब आपको वही हार्डवर्क अपने काम में करना है, न कि उसके काम को कॉपी करना है। हम यही गलती कर जाते हैं, हम दूसरे से मोटिवेट होने का जो तरीका रहता है ना, हमारा मैक्सिमम टाइम गलत रहता है। हम उसे मोटिवेट उसके काम से हो रहे होते हैं और वही काम करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, तुम अपना काम करो, लेकिन मेहनत उससे ज्यादा करो। अपने काम में करो, उसका काम करना मत स्टार्ट मत कर दो। ऐसा होता है, बहुत बार मैंने देखा है। जैसे कोई इंसान किसी एक फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो सब लोग उसी फील्ड में जाना स्टार्ट करते, अपनी फील्ड को छोड़कर, जो क्या है अपने आप में एक बहुत गलत चीज है। तो सेम चीज यहां पर भी है। अगर कोई टीचर आपको इतनी चीजें, सारी चीजें पढ़ा रहा है, मान लिया किसी बच्चे ने मेरी वीडियो देखी या किसी भी ऐसे टीचर की वीडियो देखी जो बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है, मान लिया उसका फिजिक्स में पढ़ने को मन नहीं भी है, वो फिजिक्स नहीं भी पढ़ रहा है, वो आर्ट पढ़ रहा है या फिर कोई भी ड्रामा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो वो यहां से मोटिवेट हो गए कि हाँ, एक टीचर है जो 45 मिनट की वीडियो रोज बनाता है, तो मैं क्यों ना अपने काम में वही एफर्ट डालूं, लेकिन अपने काम में, न कि मुझे कॉपी करने लग जाए, किसी और को कॉपी करने लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो क्रिएटिविटी है उसका लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रही है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, मैं बहुत बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी मेरे अंदर का दार्शनिक बाहर निकल जाता है कोई बात ठीक, बस इतना ही है फिर यार। हाँ, वो कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लास्ट में यही बचता है कहने को। ठीक है, फिर अब कल से क्या करेंगे, एक नया प्लान, एक नया उद्देश्य या फिर नया टॉपिक, दैट इज मैक्सवेल इक्वेशन। बहुत दिन से बोले थे ना, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। देखो, मैक्सवेल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मुझे 119 लेक्चर देने पड़े, समझ रहे हो तुम। किसने दिए हैं आज तक 119 लेक्चर, और बहुत ही कम ऐसे लेक्चर हैं मेरे जो आधे घंटे से कम है, और मैक्सिमम लेक्चर मेरे इस पूरी सीरीज में 40 मिनट से ऊपर हैं। तो लगभग यहां पर 100 घंटा पढ़ने के बाद अब हम काबिल हो रखे हैं मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ने के ना। तो कल से क्या करेंगे, हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे पूरे जोश हर्ष उल्लास के साथ, और मजा आएगा आपको देखना। ठीक है,
तो वहां क्या क्या करेंगे वो कल ही वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज कुछ नहीं करते, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।